हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयश पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत में स्थानीय शासन का विकास, यानी कि अपना जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पे हम रूरल गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें यदि बात किया जाए, देखते हैं हम कि क्या। तो यहाँ पे मतलब सीधे तौर से हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा कि रूरल गवर्नमेंट होती है वो क्यों है, ठीक है, यानी कि उसको लाना किस पर्पस से ज़रूरी था। तो हमने ये बातें समझी कि वहाँ पे यदि स्टेट गवर्नमेंट भी है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है हमारे पास, लेकिन एक गरीब तबके के लोग को, यानी कि एक जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, उस तक यदि कोई स्कीम लानी है, कोई योजनाएं पहुँचानी है, यदि रूरल गवर्नमेंट नहीं होगी तो आम पब्लिक की जो आवाज़ है वो उतनी ऊपर तक नहीं जा पाएगी और ना ही वो वहाँ तक ले जाने के लिए सक्षम ही होते हैं, ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं इक्वलिटी राइट की जो हम बात करते हैं तो वो उनको नहीं मिल पाएगा, और जब नहीं मिल पाएगा तो फिर हम ये जो डेमोक्रेसी कंट्री की बात करते हैं तो फिर ये भी कहीं ना कहीं इस पे भी असर पड़ेगा कि कैसे, मतलब एक लोकतांत्रिक देश में है ना कि सबको वो हर एक तरीके से न्याय मिलना चाहिए, हर एक तरीके से सब पर जस्टिफाई किया जाए। लेकिन यहाँ पे हो कि एक के साथ अच्छा हो रहा है, एक के साथ बुरा हो रहा है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फिर इसमें इफ़ेक्ट इसका दिखाई देता है हमें, ठीक है। इसलिए जो रूरल गवर्नमेंट थी उसे लाना ज़रूरी था। दो एग्जाम्पल हमने भी देखे थे कि जो सरपंच थे, दो जगह के सरपंचों की बात की, वहाँ से भी हमने कहानी को उसको पढ़ के समझा कि कैसे क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस होती है, ठीक है। और हालांकि अभी तो पूरा चैप्टर पढ़ना बाकी है, चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्या कैसे है। तो यदि इसको स्टार्ट करें, यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस बात की चर्चा करें कि भारत में स्थानीय शासन का जो विकास वो कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। तो जो हमारी रूरल गवर्नमेंट है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या क्या बातें कही जाती हैं या कही गई हैं, और माना जाता है कि क्या हुआ कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। और समय बीतने के साथ ही क्या हुआ कि गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया, और समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम, यानी कि क्या हुआ, काम भी बदलते रहते हैं। यानी कि इसमें पूरी तो क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारी रूरल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इसमें से हमने देखा कि पहले तो शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में, उसे हम सभा के नाम से, आप जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे सभा, समिति, ऐसे आपको वर्ड पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहले काम यही होता था, मेजर इनका जो वर्क था वो यही होता था कि हम आम पब्लिक की बातें सुने, एक सभा बैठाई जाए जहाँ की हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो निर्धन हो, किसी भी तरीके के इंसान हो, उन्हें क्या किया जाए कि इस सभा में शामिल किया जाए, और यहाँ पे उनकी जो भी विपत्तियां हैं, जो भी उनके कष्ट हैं, उन्हें सुना जाए और सुलझाने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो पहले तो ऐसे चलता था, और क्या हुआ कि समय बीतने के साथ ही बताया गया कि गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया, और समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की जो भूमिका थी और काम भी बदलते रहे। यानी कि हमने जो दो स्टोरियां पढ़ी, तो समय जैसे जैसे बदलता गया, काम और परिस्थितियां जो भी होती हैं कि पहले हमारे लिए क्या करना जरूरी था। तो पहले तो हमारे लिए था कि हम पहले खुद का अस्तित्व बना ले, तो पहले हम उसके लिए लड़ रहे थे। यानी कि यहाँ से आप समझिए कि अंग्रेज थे, ठीक है। तो जब अंग्रेज थे तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट था, संविधान बनाना इम्पोर्टेंट था कि इम्पोर्टेंट ये था कि हम आज़ाद हो जाएं। हमारे लिए उस टाइम ये ज़रूरी था कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के जाएं और हम इनके जो गुलामी के चंगुल में जकड़े हुए हैं हम उससे आज़ाद हो जाएं। उस टाइम हमारे लिए ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं था कि हम संविधान बनाएं। लेकिन जब हमें ये समझ में आया कि अब हम इस तरीके से सक्षम हो चुके हैं कि अंग्रेज़ों को भगाने में बिल्कुल 100% हम, मतलब इन्हें भगा सकते हैं, तो फिर क्या किया कि फिर हमारे दिमाग में आता है कि अब हम आज़ाद होंगे, और आज़ाद होने के बाद हमें संविधान की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम संविधान की मांग करते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस चलती रहती है कि जो बदलाव होता है तो हमेशा जब जिस टाइम पे समय की मांग जो जैसी भी होती है, आदमी उसी अकॉर्डिंग चलता है। अभी कोविड है, देखिए हम लोग बहुत घूमते फिरते थे, ठीक है। घर पे तो शाम को ही आना होता था, किसी का कॉलेज चल रहा होता था, कि कोई स्कूल जा रहा होता, कोई कोचिंग करने जा रहे होते थे, मतलब बहुत सारे वर्क ऐसे होते थे कि हम लोग करते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लेकिन परिस्थितियां बदल गई, हम मरे तो नहीं, हम जी रहे हैं।
तो यही बताया गया कि परिस्थितियाँ जैसे जैसे बदलती जाती हैं तो आदमी उसी हिसाब से ढलता रहता है। कि अब कोविड की सिचुएशन आई, हमें ऐसी सिचुएशन आ गई कि यदि किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उससे अपने घर वालों से भी मिलने की अनुमति नहीं है, घर वालों से भी दूर रहना पड़ रहा है। तो हम रहते हैं क्योंकि हमें घर वालों की जान प्यारी है कि हमारी वजह से उनको हो गया तो कहीं ना कहीं खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है, तो हम दूर रहते हैं उनसे। ठीक है, तो इसमें से बस यही बताया गया कि समय के साथ साथ जो बताया गया ना कि इनका काम जो था वो बदलता गया। तो आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम देखें कि आधुनिक समय में क्या हुआ, यानी कि यदि मॉडर्न टाइम में देखें कि क्या कैसे हुआ। क्या हुआ कि रूरल गवर्नमेंट ने क्या किया, निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए और उस वक्त लॉर्ड रिपन, ठीक है, अभी अंग्रेज यहीं पे थे, कहीं नहीं गए थे वो। 1882 की हम बात करें यानी 19वीं सदी की, तो अंग्रेज अपने ही देश में वो जमा के बैठे थे अपनी सत्ता। वहाँ पे उस टाइम पे जो थे यहाँ पे भारत पे, वो कौन थे, वायसराय थे, लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, क्या किया इन्होंने कि उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की और उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड यानी कि लोकल बोर्ड कहा जाता था। और बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी, यानी कि लॉर्ड रिपन के द्वारा कुछ ऐसे प्रयास किए गए। तो यहाँ पे आपको ये बात भी रखनी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितने वायसराय थे, जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए, तो सारे के सारे भ्रष्ट नहीं थे। कुछ ऐसे थे जो कि हमारे देश के लिए भी कुछ अच्छी बातें करके गए हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि अपने फायदे के लिए ही किए हैं, लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पे जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह को रोकना हो गया, और ऐसे कुछ जो भी भ्रूण हत्या है उनको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उनके जो भी उन्होंने किया उसे भी नकार नहीं सकते हैं। एंड यूपीएससी में कई बार आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लोगों को भी जब भी पढ़ें तो ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि यहाँ पे उन्हें पहले उस टाइम पे मुकामी बोर्ड या लोकल बोर्ड के नाम से जाना जाता था। और क्या हुआ कि इस दिशा में जो प्रगति थी वो काफ़ी मतलब स्लो चल रही थी। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया कि सरकार से मांग की कि सभा स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में क्या किया गया कि ग्राम पंचायत बने। और शासन यानी हम बात करें कि सन 1935 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। यानी कि इसमें से क्या हुआ, ये पूरी घटना आप देखिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, जो भारतीय कांग्रेस पार्टी थी उसकी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब होती है आपकी 1885 में होती है। ठीक है, उसके बाद 1882 की घटना है कि रिपन के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं। और ये आपके प्री के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से कि किसके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया था पहली बार। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा याद रखिएगा रिपन का नाम। और फिर क्या होता है कि जब आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आता है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो आपका आता है 1919 का, तो उसमें ये प्रांत की बात की गई। और 1935 में भी जो भारत शासन अधिनियम आ रहा है तो वहाँ भी उसे एज इट इज रखा गया। अब क्या होता है यहाँ पे आगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने क्या किया कि मतलब उसके दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण को कारगर साधन है। यानी कि यदि हमको सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है तो हमें ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये किसका मानना था, गांधी जी का मानना था। ठीक है, वो जो ग्रामीण क्षेत्र थे और जो हमारे यहाँ के रूरल काम होते थे, लोकल वर्क होते थे, उन पे वो ज़्यादा ध्यान देने की बात करते थे। आज देखिए लोकल फॉर वोकल की बात आ गई यहाँ पे। जब सिचुएशन ऐसी आई तो आज गांधीयन बातें जो थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनाई जाने लगी हैं। क्योंकि पहले हमने एलपीजी अपना लिया, वहाँ पे उदारवादी चल रहा था हमारा, वहाँ पे हमारा प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे वैश्वीकरण की हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब हमें ऐसा लगा कि भैया बेहतर है कि सारे प्रोडक्ट हम अपने ही इंडिया में बनाएं, अपने ही देश में बनाएं। हम आत्मनिर्भर बनने की बात आ गई जो पहले गांधी जी कहा करते थे
कि इनका आप बहिष्कार करिए, हम खुद के बनाए हुए कपड़े पहनेंगे, हम खुद की बनाई हुई चीज़ें पहनेंगे, हम खुद के बनाए हुए जो भी हमारे चीज़ वस्त्र हैं, चाहे वो मतलब खाने के सामान हो, हम जब खुद का डेवलप करेंगे वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो कहीं न कहीं उन्होंने भी इस पे जोर दिया। और स्थानीय लोगों की यदि हम देखें क्या हुआ कि भागीदारी होनी चाहिए, ताकि क्या हो कि यह सफल हो, और इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी, और आज भी हैं। ये पहले थी और आज भी हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके हाथ में पावर रहती है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी कि इस कारण हमारे नेताओं के लिए आज़ादी का अर्थ क्या होगा कि एक आश्वासन था कि फैसला लेने के मतलब फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और यदि इसमें हम देखें कि प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। ठीक है। तो इसमें मतलब हम देखें कि पूरा सीधे तरीके से यदि बात करें कि जो भी हमारे आम पब्लिक हैं, तो इनमें देखिए ये जो आपकी स्थानीय शासन है, ठीक है, पूरी इसकी प्रोसेस आप समझिएगा कैसे कैसे स्टार्ट होती है। पहले प्राचीन काल से, ये कोई नई घटना नहीं। सबसे पहले हमने ये देखा कि सभा समिति के जो होती थी, कहीं ना कहीं इसका ही रूप है। इसका रूप बदलते बदलते आपकी ग्राम पंचायतें आई। ग्राम पंचायत के बाद यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कैसे उन्हें कितनी पहले अधिकार थे, थोड़े बहुत अधिकार थे। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे लोग अधिकार की मांग करने लगे कि भैया हम दिल्ली तक नहीं जा सकते हैं, हमें यही अधिकार दिया जाए, और जो यहाँ का एक व्यक्ति होगा वो जाएगा। तो इससे आप थोड़ा सा एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज मान के चलिए कि ये आपकी क्लास है। ठीक है। क्लास का जो एक मॉनिटर चुना जाता है यहाँ पे क्लास में, तो बहुत सारे यहाँ पे मान लीजिए कि एक क्लास में 70 स्टूडेंट है। 70 स्टूडेंट में से एक आपका क्लास मॉनिटर है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, क्यों हर एक बंदे को नहीं बना दिया गया क्लास का मॉनिटर, उसके पीछे का भी यही रीजन है। से जो गवर्नमेंट में चल रहा है आप समझ पाएंगे, आई होप यहाँ पे, कि इसमें इसलिए बनाया गया। हालांकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर हैं उनके जितनी पावर इस मॉनिटर के पास नहीं है। इसके पास इतनी पावर है कि आप अपने क्लास को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। लेकिन क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लास की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी है, तो क्या किया जाएगा कि इसे बताया जाएगा इस बंदे को। ये बंदा क्या करेगा, यहाँ पे जितनी भी इसकी समस्याएं हैं, इसके क्लास की जो भी समस्याएं हैं, वो जाएगा तो इन्हें बताएगा, या तो अपने क्लास टीचर को बताएगा, वो जाके प्रिंसिपल सर को बताएंगे, या इनकी एक मीटिंग होगी स्पेशल, जहाँ पे ये सारे बैठ के क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो प्रिंसिपल सर से बताएंगे। ठीक है। तो मान लीजिए हर एक क्लास से 10 क्लासें हैं, 10 क्लास से एक एक बच्चे को लिया गया, तो सर के पास तो 10 ही बच्चे पहुंचने वाले हैं। अदरवाइज सबको बना दिया जाता तो पूरी भीड़ पहुंचती। तो इसी तरीके से यदि हम स्थानीय शासन की मांग क्यों बढ़ी, क्योंकि एक यदि मुखिया है, सरपंच है, हम उससे कोई बात कहते हैं, तो वो उस अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करेगा, जो भी उसके ऊपर के विधायक, सांसद, पार्षद जो भी होंगे उसके ऊपर जाएगा। ठीक है। हमें नहीं जाना पड़ेगा। हमने जो आम पब्लिक है उसने क्या किया कि अपनी प्रॉब्लम सबसे गांव के मुखिया को बताया। हमारे यहाँ पे सड़क नहीं है, नल की व्यवस्थाएं नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो हमने उन्हें बताया। वो क्या करेंगे कि अब उनका काम है कि वो उनसे, सरपंच से ऊपर भी जो अधिकारी हैं उनके पास जाएगा। ठीक है। सरपंच के ऊपर के अधिकारी जो हैं वो और ऊपर वाले के जाएंगे। देन उसके बाद मामला कहाँ तक पहुँचेगा आपका, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुँचेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँचेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि कोई कोई मामले तो ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे यदि कानून बिल बनाने पड़े तो बनाने पड़ते हैं, या तो स्टेट खुद बना सकती है, मामला नहीं समझ में आ रहा, और उनके आपने देखा भी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं किसमें कौन कानून बनाएगा, तो उस हिसाब से पूरा या उनका जो भी पैसा वगैरह पेश करना है कि इतना पैसा लगना है, ये पास करना है, तो फिर वो करते हैं। इसमें पूरे गांव को जाके बताने की जरूरत नहीं सीएम साहब के पास कि हमारे गांव में नल नहीं है। एक सरपंच के, सरपंच की जिम्मेदारी, हमने सरपंच से कहा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे लगवाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो इसलिए भी इसकी मांग बढ़ी कि हम दिल्ली तक नहीं जा सकते हैं, हमें यहीं पे कोई एक हमारा सुनने वाला चाहिए।
एक, क्योंकि एक आपके पास तक आ सकता है और एक पूरी चेन बनी हुई है, छोटे से लेके बड़े तक की, यहाँ से ये जो मुखिया हैं इनके पास यहाँ तक ही आने की पावर है, फिर इनके पास यहाँ तक ही आने की पावर है, फिर इनके पास यहाँ तक ही आने की पावर है, फिर इनके पास यहाँ तक, ऐसे ऐसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँच पाते हैं। डायरेक्टली बताए तो मैंने बताया आपको, कल ही बताया कि विधायक से मिलना हो तो हम नहीं मिल पाएंगे इजीली, कभी नहीं मिल पाएंगे, तो हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा। इसलिए ये जरूरी था और मांग इसीलिए बहुत ज़्यादा तीव्र हुई। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का जो विषय था प्रश्नों को सौंप दिया गया और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि जो डीपीएसपी की बात की जाती है में भी इसकी चर्चा की गई और इसमें कहा गया था कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मान ले, यानी कि मानकर चले देश की जितनी भी सरकारें हैं, ठीक है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, उन सबको ये निर्देश दिया गया कि इस तत्व को ये माने। और क्या हुआ कि यहाँ पे हम देखें कि जैसा कि आपने अध्याय 2 में भी पढ़ा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत जो है का जो है अंग होने का कारण संविधान का यह प्रावधान अदालतीवाद के दायरे में नहीं आता है और इसकी प्रवृत्ति प्रधानतः सलाह मशवरे की है। यानी कि अदालतीवाद का मतलब क्या है, देखिए शब्द कितने मतलब गजब गजब के होते हैं। न्याय योग्य नहीं है, तो न्याय योग्य को यहाँ पे क्या लिखा गया है, अदालतीवाद। तो ऐसे शब्द कभी आ जाए ना तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अदालतीवाद डीपीएसपी को लेके क्या आ गया। तो ये न्याय से रिलेटेड है कि जहाँ पे फंडामेंटल राइट आपका न्याय की बात करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से न्याय पा सकते हैं या हाई कोर्ट से यानी कि न्यायालय से आप न्याय पा सकते हैं। वहीं पे डीपीएसपी की बात की जाती है कि ये न्याय योग्य नहीं है, यानी कि इन्हें आप यदि आपके इनका हनन हो रहा है कि जो भी नीति निर्देशक तत्वों में बात की गई है, तो यदि इनमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये आपको नहीं भी दिए जा रहे हैं तो किसी भी न्यायालय में आप जाके चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड आ जाएं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या होता है यहाँ पे कि ऐसा लगता है कि स्थानीय सरकार शासन ने क्या किया कि शासन के मसले को, जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे यदि हम देखें कि यहाँ पे जो अभी हमने बताया ना कि नीति निर्देशक तत्व तो न्याय योग्य नहीं है, जहाँ फंडामेंटल राइट हमारे न्याय योग्य है, तो वही क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई ऐसा क्यों किया गया कि नीति निर्देशक तत्व भी तो इम्पोर्टेंट है। मजदूरों की बात की जा रही है वहाँ पे ग्रामीणों की बात की जा रही है, तो फिर क्यों नहीं किया गया ऐसा उसमें कि ये न्याय योग्य होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें से क्या हुआ कि यहाँ कुछ कारण बताए जा सकते हैं और पहली बात क्या है कि पहली बात तो यह है कि देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने का रहा। यदि कि जो आपका हमारा देश है, आपको पता है कि हमारा देश 2 भागों में इसका विभाजन हुआ, एक भारत बना एक पाकिस्तान बना है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा देखिए कि घर का बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से मानसिक रूप से हर तरीके से थोड़ा वीक होते हैं, ठीक है। तो वहाँ तो देश का बंटवारा हो रहा था। जब भाई भाई में होता है तो आप देखते हो कि तो हम जब एक रहते हैं तो 10 रुपए है तो हम दोनों का मिला के यानी एक के पास है, ठीक है। लेकिन उस 10 रुपए में जब अलग अलग बटेंगे तो वो 5-5 ही आएगा। तो यदि 10 रुपए मिल के हम काम करते तो बहुत बेटर कर पाते, लेकिन 5-5 में वो बट गया ना तो उतना बेहतर काम नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से क्या हुआ कि देश का हमारे डिवाइडेशन होता है, सिचुएशन बहुत खराब होती है। एक तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो आर्थिक रूप से तो पहले ही चूसे जा चुके थे, जो भी बचा था उसमें से भैया हमें बंटवारा करना था और बंटवारे में सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि उसने चले गए, बहुत कुछ हमें देना भी पड़ा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे वही बताया गया कि बहुत ज़्यादा इसमें तबाही या खलबली के कारण संविधान का जो झुकाव था वो केंद्र को मजबूत बनाने का रहा। क्योंकि उस टाइम यार कोई मतलब आप ये सोचिए कि अभी हमें लग रहा होगा कि केंद्र को मजबूत क्यों बनाया गया, क्योंकि उस टाइम में कोई जो भी स्टेट थे ही नहीं। यहाँ पे बात तो ये आती है कि स्टेट थे नहीं, प्रांत थे और प्रांत थे 500 प्लस। तो वहाँ पे किससे बनाया जाता पावरफुल, किससे दे दिया जाता पावर, इसलिए कि सेंटर को पावर दी गई थी, उसे बनाने की बात की जा रही थी। क्योंकि आपने देखा कि 1857 का विद्रोह हुआ, वहाँ पे वो असफल रहा, क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन, कई सारे रीजन हैं जिनमें से आपको एक रीजन ये भी देखने को मिलेगा कि नेतृत्व का अभाव था।
तो इसलिए यानी कि यहाँ पे भी यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने की बात करते हैं, स्ट्रांग बनाने की, तो वजह कहीं ना कहीं एक ये भी थी कि हमारे पास कोई दूसरा और ऑप्शन भी नहीं था। तो इसके बाद अब हम बात करें कि नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। लेकिन क्या हुआ कि दूसरे संविधान सभा में क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज उठ रही थी, और इसका कहना था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी जो बात कह रहे थे कि यहाँ पे जाति पाति और इसका जो भी मतलब भेदभाव का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोलबाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनको दबाया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत के ऐसे माहौल में यह उद्देश्य ही मटियामेट हो जाएगा। ऐसा किसका कहना था? भीमराव अंबेडकर जी का कहना था। क्योंकि ग्रामीण एरिया में आज भी इतना सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, इतने सारे कानून बना दिए गए, इतने सारे लॉ बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आज आप ग्रामीण क्षेत्र जाएंगे तो छुआछूत वाले ये सिस्टम आज भी चलते हैं। यानी कि यदि एक जो अपने उच्च वर्ग के होते हैं और उनसे जो भी निम्न वर्ग के हुए आके यदि उन्हें गलती से भी छू दिए, तो वो मतलब नहाना, कपड़े धोना, वो सारे काम करेंगे, क्योंकि फिर वो क्या हो जाते हैं? अछूत मानने, अपने आप को मानने लगते हैं कि वो व्यक्ति ने आके हमें छू दिया, यानी कि हम अभी अछूत हो चुके हैं। ठीक है। तो आज भी ये सिस्टम पूरा चलता है, जबकि आपको पता है कि अनटचेबिलिटी हमारा आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत के अंत की बात करता है कि यहाँ पे यदि कोई ऐसा भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप में से कई सारे लोग रहे बिल्कुल प्रैक्टिकली चलिए, मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल बिलीव मत करिए, आप प्रैक्टिकली रहिए, आप खुद जाइए, देखिए। और आप भी एक फैमिली में से आते होंगे, ऐसा तो नहीं कि मतलब प्रकट हो गए होंगे कहीं पे जंगल वगैरह में, नहीं, फैमिली से ही आते होंगे। तो आप लोग बेशक बहुत अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझ सकते हैं कि जो भी गांव में है, ठीक है, जो सिटी में है थोड़ा वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ चेंज हुआ है, लेकिन गांव के लोग ही सिटी जाते हैं तो वहाँ भी मतलब सब कुछ मचा के ही रखे हैं, फैला के रखे हैं। तो इसमें से ये सारी चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और पहले भी उनके द्वारा ऐसा कहा जाता था कि जो स्थानीय गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं मटियामेट हो जाएगी। और इसके पीछे का भी लॉजिक बहुत बड़ा है कि कैसे उनका कहना भी सही था। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि यदि हम इसको देखें कि बहरहाल किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में क्या किया कि जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। और संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार जो है ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांव के गुटबाजी तथा अन्य बुराइयों के मौजूद होते ऐसा करना शायद ठीक ना हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लोग डर भी रहे थे, एक डर भी बना हुआ था, लेकिन ये था कि नहीं करना ही है, मतलब वो ठीक है। आप देख ही चुके हैं कि यदि नहीं करते तो सिचुएशन क्या होती, किस तरीके से होता, तो ये करना जरूरी था। और वो डर तो खैर बना ही रहता है। और ये दो लोगों के जो थॉट लिखे हुए हैं यहाँ पे कि लोकतंत्र के हक में गांव को स्वशासन यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। और हमारे लिए जरूरी है कि हम गांवों को सुधारने और वहाँ शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ जमाने में क्या हो, सामर्थ हो। तो ये कौन ऐसा कह रहे हैं? अनंत शैनम अयंगर। ठीक है, ये संविधान सभा के मेंबर थे। और एक थॉट यहाँ पे और लिखा हुआ था आपका, जो महात्मा गांधी जी का था। इन्होंने क्या कहा था कि भारत की जो आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। क्या चाहते थे गांधी जी? भारत की जो आज़ादी है पूरे भारत की आज़ादी होनी चाहिए। सिर्फ हम यहाँ पे संविधान सभा में जितने मेंबर बैठे हैं उतने मिलके आज़ादी का डिंगा पीट ले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ महानगरों तक ही रह जाए, सिर्फ बड़े बड़े नगरों तक ही रह जाए, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचे ही ना। तो भारत की आज़ादी का मतलब उन्होंने क्या कहा, ये थॉट ना जो होते हैं प्लीज़ आप इन्हें लिखा करिए, एक नोट्स अलग से बना लीजिए, उसमें नोट किया करिए, क्योंकि ऐसे वगैरह में ऐसे कोड लिखने में बहुत फ़ायदा होता है। तो ऐसी चीज़ें लिखा करिए। ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि भारत की आज़ादी का मतलब क्या होना चाहिए? पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की आज़ादी की बात की उन्होंने। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। उनका कहना क्या था कि आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए, ऊपर से नहीं होनी चाहिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से आज़ादी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं बताइए आप?
यहाँ पे तो वहाँ पे पता चला ना कि बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो पैसे वाले हैं, सब कुछ जिनके पास है वही तो पहुँच पाए ना, सब तो नहीं पहुँच पाए वहाँ पे। तो हम उधर से कहें कि भैया उधर से आज़ादी वहाँ पे हम बात करें कि पूरा अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं बन पाएगी, तो नॉट पॉसिबल था। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा, और इसका मतलब क्या होगा कि यह यहाँ की यदि हम बात करें कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों को खुद निपटाने के काबिल होगा, और मतलब होना पड़ेगा। अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे से आगे की ओर फैलते हुए ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा जिसमें शीर्ष आधार पर टिका होगा। हमारा लाइफ पूरा जो है एक पिरामिड की तरह होगा जो शीर्ष आधार पे तो टिका होगा, यानी कि यहाँ पे टिके हैं हम, इन पे डिपेंड है, बट इनके पास इतनी पावर होगी ना कि वो कहीं ना कहीं, पहले क्या होता था जब आप बहुत प्राचीन टाइम की बात करेंगे, लोग हड़प्पा सभ्यता वगैरह में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गांव का जितना भी था कुछ ही चीज़ें ऐसी होती थी जो कि बाहर से वो लोग मंगाते थे, बाकी सब का सब वो एक दूसरे से आपस में मिल बांट के बढ़िया अच्छे तरीके से जिसके घर में जो भी हो रहा वहीं पे सब अपना बना लेते थे, सारी चीज़ें वहीं पे उत्पादित कर लेते थे, बाहर से लाने की कोई ज़रूरत हमें होती नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में सिचुएशन कुछ उल्टी हो गई है कि हम इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए कि चाइना से आज माल आना बंद हो गया, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मेडिसिन हमारे यहाँ बहुत बनती है, लेकिन ये आती कहाँ से, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, आपको पता होना चाहिए कि चाइना से आता है। मेडिसिन तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है लेकिन चाइना से आ रहा। अब हम कहें कि चाइना से पूरी चीज़ें बंद कर देनी, इतना मतलब एकाएक हम बंद कर देंगे तो आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में इसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। हुआ भी ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब सिचुएशन क्या है, गांधी जी क्या चाहते थे, और आज लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भरता, वो सारी चीज़ें उभर कर सामने आखिरकार आ ही गई। लेकिन पहले तो, और देखिए सबका रीज़न होता, हम एकाएक ब्लेम नहीं कर सकते हैं। उस टाइम की सिचुएशन कुछ और थी, हमने आईएमएफ से लोन लिया, उसने मतलब शर्त रख दी कि भैया आप एलपीजी लाओ तभी हम लोन देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी भी मजबूरी थी, अब नहीं लाते तो मिलता नहीं तो हम भूखे मरने वाले थे। तो फिर वही है कि समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, धीरे धीरे सब कुछ होता है। कोई ये नहीं होता कि अभी हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ले, और ये मतलब पहले क्यों नहीं नेहरू जी ने कह दिया था कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए था। होता है ना, आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे राजनीतिक होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी राजनीति झाड़ते हैं कि गांधी जी को पहले ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने राम नाम का गाना क्यों गाया। तो वो गाते थे ना, रघुपति राघव राजा नाम, मैंने कई लोगों से सुना कि जब वो मतलब सबके वहाँ पे माने आइडल माने जाते थे, तो फिर उन्होंने सिर्फ राम नाम का क्यों किया। हिंदू वर्ग ज़्यादा रहता था यहाँ पे, एक रीजन था उनका, उनको कम्युनिटी बनानी थी, इकट्ठा करना था लोगों को। और लोग उस टाइम पे इतना पढ़े लिखे नहीं थे कि हमारी फेस देख के, हमारा हेयर कट देख के आ जाते थे, इतने हैंड्स वो भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे। वहाँ पे वो धर्म वगैरह पे ज़्यादा विश्वास करते थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं यदि ऐसे करने से वो आ रहे थे हमारे पास तो बेहतर था ना। ये अपनाना कहीं ना कहीं हम कह सकते कि सही था, क्योंकि हमें लोग इकट्ठा करने थे। तो इससे कोई ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या किया उन्होंने, लेकिन हो गया, लोगों की मान्यता है, जो भी अपना मानते हैं। कुछ ने ज़्यादा पढ़ लिया तो ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर तो कुछ बोलने को रह नहीं जाता है, ठीक है। कि मतलब इतना ज़्यादा आपने पढ़ लिया कि फिर अब सारी बातें आपको समझ में आ गई, लेकिन जो वो होता है, कहावत सुनी होगी आपने, अधजल गगरी छलकत जाए। तो जो आधे वाले रह जाते हैं ना, इधर के ना उधर के, उनका ज्ञान ना, मतलब आप सुनिए तो खुद पे आपको यकीन करना आप बंद कर देंगे कि हमने आज तक क्या किया, सब कुछ इसी ने किया यार, मतलब कितना ज्ञान भरा पड़ा है इस व्यक्ति के अंदर। हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था अभी तक कि ऐसे भी गांधी जी थे, हम तो उन्हें आइडल मान रहे थे। तो होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको लोगों को बचना है, इसीलिए आप लोग पढ़ रहे हैं कि कोई भी आके आपको झोंतिया बना के ना चला जाए। सॉरी, ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बट आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहा करिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि, और थोड़ा सी मेरे ये वर्ड को माइंड मत कीजिएगा। अब यहाँ पे आता है स्वतंत्र भारत के
में स्थानीय शासन। तो इसमें से क्या हुआ कि संविधान के 73वें और 74वें संविधान के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। और कब कौन कौन से संशोधन के बाद, यहाँ पे 73 और 74। तो इसके बाद क्या हुआ, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। और इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। समुदाय नहीं बनाते तो हम आज भी अलग अलग ही रहते, वो बहुत ज़रूरी था 1952 में, ऐसा होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि इस कार्यक्रम के पीछे सोच ये थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। और इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की भी सिफारिश की गई थी। और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्रदेशों, यानी कि मसलन गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र ने क्या किया कि सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई। और लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि अनेक प्रदेशों ने इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। और ये निकाय क्या हुआ आपका, वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। हम फाइनेंशियल आज भी उन पे डिपेंड हैं, और पहले भी थे। हमने कह दिया ना कि हमारे पास रोड नहीं है तो वो बिल पास कराना पड़ेगा हमें, भैया इतने एरिया पे रोड बनवाना है, इतना खर्चा आने वाला, वो सारी प्रोसेस होगी उसके लिए। हम आज भी कहीं ना कहीं जो रूरल गवर्नमेंट है वो तो स्टेट पे डिपेंड है या तो सेंटर पे डिपेंड है। तो ये समस्या आज भी है, उनके पास कोई अपना ऐसा निजी वो संचित खाता निधि वाला मैटर नहीं है कि होगा तो वो अपना निकाल के कर लेंगे। तो उन पे ही अभी भी ये लोग डिपेंड है, ठीक है। और यदि ऐसा होता भी तो इसके आप फिर से दो सेंस निकालते कि कहीं ना कहीं ठीक है कि आपका जब मन कर रहा है तभी कोई भी स्कीम ला रहे हैं, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार फिर बहुत हो जाता और भी ज़्यादा हो जाता। कि अभी जो जो गवर्नमेंट से बिल पास हो रहा है वहाँ पे तो सीधे तौर से वो तो खा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ उनके पास होता तो कोई मतलब इनका भी होता कि कहाँ गया पैसा, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। और ये पता नहीं गांव का विकास कितना होता है, लेकिन खुद का विकास तो बहुत अच्छे खासे तरीके से हो ही जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के पहलू होते हैं, वो आपको लोगों को ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि कई प्रदेशों ने तो यह तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी थी, मतलब ही है। तो कुछ प्रदेशों को ऐसा लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि अब है सब प्रदेशों में, लेकिन पहले लगा था कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, यहाँ पे हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ऐसे में बहुत से उदाहरण हैं जहाँ स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया। और कई प्रदेशों ने क्या किया कि अधिकांश स्थानीय निकायों में चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए, और अनेक प्रदेशों ने स्थानीय निकायों में के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहे। तो यहाँ पे कुछ ने तो क्या कर दिया, प्रशासनिक हाथों में दे दिया, आप संभालो। यानी प्रशासनिक हाथ का मतलब है कि डीएम के एसडीएम के इनके हाथों में दे दिया गया सीधे तौर से, यहाँ कोई सरपंच उरपंच नहीं होगा, सब आप लोग काम करो। कुछ तो ऐसा मानते हैं, कुछ मानते हैं कि होने ही नहीं चाहिए, हम करेंगे ही नहीं, यहाँ पे किसी को देंगे ही नहीं, जिसके पास जो भी पावर है वो रहा है, हमको करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सन 1987 के बाद से स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। और 1989 के पी के, यानी कि 1989 में क्या हुआ, पी के थुंगन कमेटी जो थी, इसने क्या किया कि स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। प्लीज इससे आप नोट करिए अपनी नोट्स में, क्या है 1989 में पी के थुंगन कमेटी, इसके द्वारा क्या किया गया था, स्थानीय शासन को स्थानीय जो मतलब स्थायी दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा के रूप में। अब क्या होता है यहाँ पे कि मतलब इसकी सिफारिश की गई थी, ठीक है। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं में के चुनाव समय समय पर कराने, और यहाँ पे उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। यानी कि समिति की सिफारिशें क्या थी, एक तो संवैधानिक दर्जा दो आप इन्हें, संवैधानिक दर्जा देने के बाद हर एक स्टेट को मानना अनिवार्य हो जाएगा। यहाँ पे बात ये थी, जो अभी अलग अलग स्टेट वाले अपना अपना ज्ञान बता रहे थे, उनके लिए ये बातें मानना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आप उन्हें टाइम से भी तो भी हेल्प कीजिए, उनका टाइम से इलेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनका भी इलेक्शन होता है, ठीक है। ये चुने हुए होते हैं मेंबर,
आप लोगों के गांव में भी चुनाव होते होंगे, सरपंच साहब का मुखिया कहीं पे बोलते, कहीं पे सरपंच बोलते हैं। तो इनका जो भी है पूरा प्रोसेस होती है, अच्छे तरीके से सब कुछ इन्हें दो आप। और ये किस कमेटी के तहत बात की गई थी, तो पीके थुंगन कमेटी थी। ठीक है, इस कमेटी का नाम याद रखिएगा। ये अभी जितनी कमेटी आ रही, मैंने एक दिन और भी बताया था आपको, प्लीज़ इसे एक पेज पे लिखते जाइए। ये कमेटियाँ आप, यदि एक ही पेज पे आपकी होगी सारी कमेटियाँ, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, एक साथ रट्टा मान लोगे आप। ठीक है, क्योंकि कमेटियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो स्किप नहीं करना हमें कुछ भी। और कितनी बार मैं बोलूँ आप सभी को, जो भी आज न्यू है उनके लिए भी है ये, कि प्लीज़ आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद प्री और मेंस के पढ़ना स्टार्ट करिए। पढ़ के क्वेश्चन मत देखिए, पढ़ने से पहले देखिए, बाद में फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर बाद में क्वेश्चन को करिए। आप देखिएगा कितना फ़ायदा होता है आपको। अभी मैं बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते। सपोज आपने पीके थुंगन कमेटी पढ़ ली, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहीं पे यदि क्वेश्चन उससे रिलेटेड कहीं पूछा गया होता, आपने क्वेश्चन पढ़ा था और उसके बाद आप इसे पढ़ रहे होते, तो बाप रे, मतलब ये हमने पढ़ा था, ये यहाँ पे आ गया, ये मतलब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपका वो ऑटोमेटिक ज़्यादा ध्यान चला जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा करिए, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करिए, गधों वाली मत करिए कि बस आप हमारे शरीर पे लाद दो जितना लादना, हम ढो के चले जाएंगे, आराम आराम जैसे भी जाएंगे चले जाएंगे। तो फिर आराम आराम 10 साल में हो जाएगा, वो तो फिर हो ही जाता है, कहीं तो सिलेक्शन मिल ही जाता है। वरना इतनी तो राजनीति आप पढ़ ही लेते हो कि राजनेता तो बन ही जाते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम्स नहीं होती। और प्लीज़ मेरी बातों को माइंड मत कीजिएगा, मैं तो बस आपके भले के लिए बोल रही हूँ कि यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को गाइड करते रहना चाहिए। तो हालांकि मैं भी इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताना चाहिए, सो मैं शेयर कर देती हूँ। एंड आपको अच्छा लगे तो ही मानिएगा, अदरवाइज आप तो वैसे भी पॉलिटी में इतना कुछ पढ़ चुके हैं कि आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के आप नागरिक हैं। यहाँ पे आपके पास कोई बाध्यता नहीं है कि हम आपको मानने के लिए मजबूर करें। सो ऑल द बेस्ट। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, जो आपका 74 और 73 अमेंडमेंट है, तो इसको पूरे तरीके से देखें कैसी पंचायती राज व्यवस्था आती है। एंड आपका क्वेश्चन, मतलब कि आज का होमवर्क है कि प्लीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी वेबसाइट में मिल जाएंगे क्वेश्चन, आपको किसी भी बुक होगी आपके पास सॉल्व पेपर की, उसमें मिल जाएंगे, तो इसे देखिए। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्वेश्चन देख के आइएगा, कल जब आप सुनिएगा तो क्वेश्चन पहले आपके देखे होने चाहिए, बाद में ही सेकंड पार्ट आप सुनिएगा। ठीक है, तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।